एट सम अदर डिस्टेंस, तो ध्यान है क्या किया करते थे, वो किया करते थे, याद है एक्स प्लस माइनस वी टी। अरे बताया था नहीं बताया था वेव ने? तो मैं बोल रहा था साहब कि मान लो कि अपना सोर्स है ना, यहां जो डिस्टर्बेंस की इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है। थीटा ले लो, फाइव नॉट ले लो, क्या फर्क पड़ता है, थीटा है। अच्छा, ये अपना ऑब्जर्वर है, ठीक है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस बेटा एक्स है। ठीक है, तो मैं पूछता साहब उसको क्या क्या मतलब उसको कौन सा, उसको क्या डिस्टर्बेंस मिलेगा? तो आप बता दो साहब, क्यों कुल मिला के टी की जगह क्या रिप्लेस कर दो, बोलो जगह, बोलो ना यार। एक्स चलना है ना, उसे पॉजिटिव में जा रहा है नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव में। तो टी की जगह क्या रिप्लेस करते हैं? टी माइनस एक्स बाय वी, वी की जगह क्या आ जाता? सी, वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम। ठीक है, लेकिन मान लो मैंने यहां पर एक स्लैब लगा देता, एक स्लैब को 10 स्लैब लगा दो, लेकिन एक समझ में आ जाएगा तो सारे समझ में आ जाएंगे। लेट से एक स्लैब लगा दी जिसकी थिकनेस लेट से एल है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू है। तो ऐसा तो है नहीं कि लाइट जो है स्लैब को क्रॉस करके नहीं जाएगी, लाइट को क्रॉस करके जाएगी। और आपको पता है रिफ्रैक्शन में कोई फेस चेंज होता है या नहीं होता है? नहीं होता। तो रिफ्रैक्शन की वजह से कोई फेस चेंज तो नहीं होगा, लेकिन यहां से ऑब्जर्वर तक पहुंचने में टाइम अब सेम लगेगा या डिफरेंट लगेगा? डिफरेंट। तो कोई बता सकता है यहां पर पहुंचने के बाद जो ऑब्जर्वेशन होगा वाई का, बेटा क्या होगा? ये तो इंसिडेंट हो जाएगी, और ये कौन सी हो जाएगी? रिसीव्ड। वाई रिसीव्ड कौन सा होगा? वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा, टी की जगह क्या डालेंगे तो आपसे बाद में बात करते हैं, प्लस क्या आएगा? मतलब टी की जगह क्या लिखें? टी माइनस क्या? टी माइनस वो टाइम जिसमें सोर्स से ऑब्जर्वर तक लाइट क्या करी, पहुंची। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या सर? तो बताओ कितने टाइम में पहुंची, ये देखो टोटल इसमें से एल लेंथ तो है रिफ्रैक्टिव व्यू की, और एक्स माइनस एल किसकी है? एयर की या वैक्यूम की? तो ये सब ये वाला एक्सप्रेशन थोड़ा सा अपन ढंग से लिखना है ना। तो बताओ एक्स माइनस एल कहां चले? एयर में। ठीक है, और एक्चुअली इसको ऐसे कर लेते हैं और इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये कौन सा टाइम है साहब? एयर में चलने का। और प्लस एल बाय, यहां पर स्पीड क्या होगी बता सकते हो साहब? यहां स्पीड क्या होगी? एक्चुअली यहां स्पीड होगी सी बाय, अरे म्यूजिकल टू क्या था? सी बाय वी। तो वी इजिकल टू क्या है? सी बाय वी। सही है क्या? तो ये कितना आ गया? सी इंटू क्या आ गया? म्यू कहां चला गया? ऊपर। और प्लस क्या आ गया? आप समझ लोगे, एक बार डेरिवेशन होने के बाद हम इसका भी कुछ ना कुछ क्या निकाल देंगे कंक्लूजन, और इतना लंबा चौड़ा काम फिर दोबारा नहीं करेंगे, है ना। तो अब हमारे पास क्या रिलेशनशिप आया? वाई रिसीव जो है ये आ गया ए साइन ओमेगा टी, है ना। और ओमेगा इंटू सी क्या हो जाएगा? अरे ओमेगा बाय के इज इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा बाय सी होगा ना। और यहां पर ये होगा 2 पाई बाय लेमडा। लेमडा किसका होगा साहब? और जल्दी बोलो भैया, वैक्यूम का। अरे सी किसका लिया है बाबा? वैक्यूम का, तो लेमडा किसका आएगा? ठीक है, तो ये आएगा ओमेगा टी, और सी तो कॉमन आ जाएगा। ओमेगा बाय सी क्या बना देगा? के, जो अपना स्टैंडर्ड के था माइनस के। बताओ ब्रैकेट में क्या मिला? ये मिला एक्स माइनस एल या प्लस म्यू एल, माइनस क्या मिला? एल, प्लस क्या मिला? अरे बात समझ में आ रही है साहब को? अब मैं क्या बोल रहा था कि यार एक तो मैं बोल लूं कि सर पाथ लेंथ एक्स थी, है ना। अगर मान लो मीडियम मेरे पास यूनिफॉर्म मीडियम होता, तो यहां पर ये सब लिखा होता है, सिंपली एक्स लिखा हुआ होता है, या म्यू की जगह अगर वन भी डाल देता हूं तो एल से एल कट जाता है। तो यहां पर एडिशनल टर्म जो आ रही है वो यूनिट टर्म क्यों आ रही है? मीडियम चेंज की वजह से। तो अगर अपन बात करें बेटा, इस पूरी टर्म को कहा जाता है, इस पूरी टर्म को कहा जाता है ऑप्टिकल पाथ लेंथ।
इस पूरी टर्म को क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल पाथ लेंथ। इसको लिखने का एक और तरीका बड़ा आसान सा है। ये होता किसके बराबर है? सिग्मा म्यू आई एक्स आई। किसके बराबर होता है? सिग्मा म्यू आई एक्स आई। एक बार इस तरह से करके देखें तो म्यू आई इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स आई, है ना? बताओ साहब, हवा में कितना चले? एक्स माइनस एल। तो एक्स माइनस एल को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, सही है? दिस इज रिटन एज 1 इंटू एक्स माइनस एल प्लस ग्लास में कितना चले? एल, तो म्यू इंटू एल। तो स्पीड कम हो गई कि बढ़ गई? अपनी अपनी स्पीड बढ़ गई ना। आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो आपको बात समझ में है कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ का फायदा क्या है? क्योंकि आपको समझ हो गया, अपन को करना था के डेल्टा एक्स, अपन को क्या करना था? के डेल्टा एक्स। अब उसमें एक्चुअली के डेल्टा एक्स एक्चुअली पार्ट डिफरेंस नहीं लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। क्योंकि यार फेस तो ये है ना, फॉर्मूला के डेल्टा एक्स प्लस फाइव, ऐसा थोड़ा लेना कि वो अपने आप आया था। वो भी हमने दो इक्वेशन के फेस को क्या किया था? सब्ट्रैक्ट करके निकाला था। वो ओरिजिनल फॉर्मूला था ही नहीं। ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था? अपन ने लिखा था y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx1 प्लस थीटा, और लिखा था y2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा माइनस kx2, सॉरी kx2, हाँ सही। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकाला था। वैसे ही अब नया फॉर्मूला बन जाएगा तो हमने बोला नया फॉर्मूला तो बनाना फालतू में, कितने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। तो हमने क्या किया? पुराने फॉर्मूले को थोड़ा क्या कर दिया? मॉडिफाई। कुल मिला के अगली बार से पाथ लेंथ नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? ऑप्टिकल पाथ लेंथ। और ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होती है? सिग्मा म्यू आई एक्स आई। तो टॉपिक एक्चुअली हेडिंग डालना है इससे पहले, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ऑप्टिकल पाथ लेंथ, तो ये क्या याद रहेगा? मतलब देखो मैंने प्रूव कर दिया ये होता है, लेकिन अल्टीमेटली फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बनेगा। और डेरिवेशन करने बैठोगे अगर इस तरह से तो भी बन जाएगा, बस थोड़ा सा क्या हो जाएगा? लेंथी हो जाएगा। वो सब बहुत स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है ऑप्टिकल पाथ लेंथ, है ना? इट इज नथिंग बट पाथ लेंथ मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का समेशन। तो अभी बताओ, अब फाइनली मेरा डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या बैठेगा? मतलब डेल्टा एक्स इफेक्टिव बोल देना चाहिए मुझे अब उसको, है ना? या सॉरी, डेल्टा एक्स का फॉर्मूला ना बोलकर मुझे इसको फाई का फॉर्मूला, फाई का फॉर्मूला क्या था? फाई क्या था याद है? फेज डिफरेंस था ना। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? के डेल्टा एक्स प्लस थीटा, है ना? तो वो के की जगह क्या आएगा? 2 पाई बाय लैम्डा क्या आएगा? वी, वे लैम्डा वी इज वेवलेंथ इन वैक्यूम। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स कौन सा आएगा? ऑप्टिकल, प्लस क्या आएगा? फाई नॉट। काम करो उसको थीटा नॉट दीजिए, फाई नॉट ही कर लो भैया, फालतू में। हाँ ठीक। अरे बात समझ में आ गई कि भैया? लैम्डा वी क्यों आया? क्योंकि साहब हमने म्यू को क्या लिखा? सी बाय वी लिखा, और जब सी बाय वी लिखा तो सी वैक्यूम का था, इसलिए वेवलेंथ भी किसकी? वैक्यूम की आई। ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो है उसका कुल मिला के फॉर्मूला पता पड़ गया, और उससे डेल्टा मतलब फेज डिफरेंस निकालने का तरीका पता पड़ गया। तो अब क्वेश्चन करने लायक स्थिति बन जाएगी, लेकिन चलो टाइम नहीं बचा है, कोई बात नहीं। तो इस पर भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने, और क्वेश्चन वो भी बहुत ही आसान होते हैं। आप देखेंगे कि एक बार ये रिजल्ट आपके दिमाग में सेट हुआ उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत ही आसान। तो वाई आई वॉज इंसिडेंट वेव एंड वाई आर इज रिसीव्ड वेव। तो वेव हमें मिली, और वाई आई वॉज द वेव प्रोड्यूस बाय द सोर्स। लेकिन हमें उससे क्या मतलब है? क्या प्रोड्यूस हुआ? हमें तो उससे मतलब है जो हमें रिसीव हुआ। फ्रेजनल बाय प्रिज्म, हेडिंग डाल रहे, या फिर फ्रेजनल खाई जाओ बाय प्रिज्म लिख लो केवल।
हाँ, इसको लोग ऐसे बोलते हैं बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, तो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है क्या? दो प्रिज्म लगा रखे हैं तो साफ ही समझ में आ रहा है। ठीक है। अच्छा, आपको याद दिलाया जाए पहले तो, थिन प्रिज्म का एक रिजल्ट था। फिल्म फिल्म का थिन प्रिज्म का रिजल्ट याद आ रहा है? मान लो अगर एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल बहुत ही ज्यादा छोटा था, यहां से कोई भी रे अगर आ रही है, पता उसमें डिवीजन कितना होता था? अरे याद आ रहा है क्या? डेल्टा इजिकल टू आता था μ-1 इंटू क्या आता था? ए। अरे याद है क्या? अगर मान लो मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख रखा है जिसकी डिस्टेंस इस सरफेस से, लेट से प्रिज्म से कितनी है बेटा? लेट से इससे डिस्टेंस इसकी ए है, तो होगा क्या बेटा? यहां इसकी एक्चुअली इमेज बनेगी। तो इमेज कैसे बनेगी? एक रे ऐसे ले लो और ये फिर ऐसे बैंड होकर ऐसे चली जाएगी। तो इसका डिवीजन में कितना होगा बाय द वे? इस वाले रे का डिवीजन में कितना होगा? डेल्टा। क्योंकि डेल्टा जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो जाता है? एंगल ऑफ क्या हो जाता है? इंसिडेंट। याद आ रहा है क्या कुछ? अच्छा, इन दोनों रेस को पीछे की तरफ बैकट्रेस करते हो तो क्या बनती है इसकी इमेज? अब वो बहुत अच्छी तो नहीं बना पा रहा मैं, लेकिन चलो यहां कहीं बन रही है कुछ। ये क्या आ गई? इमेज आ गई। ठीक है। और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो सेपरेशन होता है, ये सेपरेशन कहलाता है डेल्टा इंटू ए, या ए डेल्टा लिख लो, ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये ए डेल्टा कैसे आया? ये आया आर्क इंटू रेडियस। बेटा बताओ, ये जो लाइन है कितने एंगल से घूमी? डेल्टा से। और ये रेडियस कितनी है इसकी? ए। तो ये आर्क लेंथ इजिकल टू क्या आ जाएगा? ए डेल्टा। तो जो ओ आई आएगा अपना अप्रोक्सीमेटली कितना आने वाला है? ए डेल्टा, और ए तो ए है, डेल्टा का फॉर्मूला क्या था? μ-1 इंटू क्या था? ए। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फॉर्म बाय थिन प्रिज्म। ये अपन ने डिस्कस किया था या नहीं किया था मुझे याद नहीं है, किया होना चाहिए, ये तो किया था साहब, है ना? इमेज फॉर्मेशन वाली बात ही नहीं थी, मुझे याद नहीं है, तो मैंने बता दिया है साहब, है ना? आज वहां एक्चुअली जरूरत भी नहीं पड़ी थी, और आपने देखा किसी क्वेश्चन में आवश्यकता भी नहीं पड़ी थी इसकी, प्रिज्म की यही जरूरत पड़ती है। तो ये लिख लेते हैं अपन पहले तो, फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें। इमेज फॉर्मेशन बाय थिन फिल्म, इमेज फॉर्मेशन बाय थिन प्रिज्म, इमेज फॉर्मेशन बाय थिन प्रिज्म। हाँ, तो ये लॉजिक समझ में आ गया साहब? इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट से ज्यादा आसान होगा कि एक रे दिखा दो, केवल दो की जगह कितनी रे दिखा दो? एक। तो थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो रे थी जो सीधी जा रही थी वो कितने एंगल से डेविएट हुई? डेल्टा से। डेल्टा से बैंड हुई, तो ये सब, ये एंगल भी डेल्टा है। और ये डेल्टा एंगल हो गया, और ये डिस्टेंस कितनी है? ए। तो ये क्या आ गया? ओ आई इजिकल टू क्या आ गया? ए डेल्टा। ठीक है। तो ये तो रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल। और अगर मान लो ऐसे दो प्रिज्म ले लूं मैं, और दोनों प्रिज्मों को ऐसे ज्वाइन कर दूं, ये वाला एंगल भी अल्फा है और ये वाला एंगल भी क्या ले लूं? अल्फा, वेयर अल्फा इज वेरी स्मॉल एंगल। यहां एक सिंगल सोर्स रख दूं जिसकी प्रिज्म से डिस्टेंस स्मॉल ए है, और सामने स्क्रीन लगा दूं। ठीक है। स्क्रीन की प्रिज्म से डिस्टेंस क्या है? स्मॉल बी है। तो क्वेश्चन एक तरह से बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा जैसा वाईडीएससी का। इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिया है मैंने? वो लिया है, और बाहर एयर है। तो ये है, ये तो अपन ने हेडिंग कर लेते बेटा, बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा अपन ने इमेज फॉर्मेशन बाय थिन प्रिज्म, और सेकंड पॉइंट में एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया। ठीक है। क्योंकि अगर अपन को ये नहीं पता होगा तो फिर वहां दिक्कत आ जाएगी।
तो पहले इमेज फॉर्मेशन बाय थिन प्रिज्म में कोई दिक्कत है क्या, ये बताना। ठीक है, डेल्टा का फॉर्मूला म्यू माइनस वन इंटू पी था, ये तो याद होना ही पड़ता था। उसको बस ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगी, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की क्या आ जाएगी बेटा, डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये डेरिवेशन है, मैं फटाफट से बता देता हूँ। पहले पॉइंट से फ्री हो गए क्या सभी लोग, पहले पॉइंट से फ्री हो जाओ फटाफट से। अच्छा ये बताओ, रिफ्रैक्शन की वजह से कोई फेस पे चेंज आता है क्या, नहीं, रिफ्रैक्शन की वजह से कोई फेस चेंज नहीं होता, याद है ना। ट्रांसमिटेड वेव और इंसिडेंट वेव का फेज हमेशा क्या था, सेम था। किसमें फेज चेंज होता था, रिफ्लेक्शन में। जब भी कोई वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट करती है तो फेज चेंज बाय पाई, और जब भी कोई रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट करती है तो फेज चेंज नहीं होता। याद आ रही है वाली बात क्या, लेकिन वो कहां था, रिफ्लेक्शन में था कि रिफ्लेक्शन में था, रिफ्लेक्शन में। और यहां तो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यहां तो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन में कोई खास टेंशन नहीं। तो देखो साहब, अब देखो यहां पर अगर मैं किसी पॉइंट पी के बारे में बात करता हूं, तो यहां पर एक्चुअली इसकी दो इमेज बन जाएगी। एक इमेज बनेगी ऊपर S1 और एक इमेज बनेगी S1 की डिस्टेंस कितनी होगी, वही ए डेल्टा। एक ये इमेज किसने बनाई, वाले प्रिज्म ने। और सेम डिस्टेंस नीचे जाकर इमेज बन जाएगी H2, ये डिस्टेंस कितनी आएगी, जल्दी बोलिए साहब, ए डेल्टा। यहां पर इस बार प्रिज्म एंगल मैंने ए की जगह क्या ले रखा है, अल्फा। ठीक है, तो मुझे बताओ इस पॉइंट पी पर जो पहुंचने वाली रे होगी, एक तो पहुंचेगी किससे, S1 से, और एक पहुंचेगी किससे बेटा, H2 से। कुछ ज्यादा नीचे बन गए या एक्चुअली कुछ ज्यादा ही थिक बना दिया, इस चक्कर में वो ढंग से बन नहीं पा रहा, इसको थिन बनाया जाए, अब बन जाए। पहुंचा दी मैंने कैसे ना कैसे करके, ठीक है ना। तो एक्चुअली होगा क्या कि यहां से जो रे आ रही होगी वो आ रही होगी इस तरह से, और यहां से जो रे आ रही होगी वो कुछ इस तरह से आ रही होगी। ठीक है, लेकिन ये जो रे है ये ओरिजिनली कहां से आई है बेटा, सोर्स से, फिर रिफ्रैक्ट होकर ऐसे चली गई है ना। और सिमिलरली ये जो रे आई है ये ओरिजिनली कहां से आई है, सोर्स से, तो रिफ्रैक्ट होकर यहां चली गई। ठीक है, तो पहुंच तो पी पर रही है, पी को तो ऐसा लगेगा कि जो रे है वो कहां से आ रही है, S1 से आ रही है, और दूसरी रे कहां से आ रही है, H2 से। लेकिन ओरिजिनली जो है वो दोनों कहां से आ रही है बेटा, सोर्स S से आ रही है। तो वही मामला सेट हो गया, आपने कैसे ना कैसे करके एक ही सोर्स से दो रे क्या करा दी, सुपर इम्पोज करा ली। और क्योंकि सोर्स एक है तो सोर्स कैसा हो गया, कोहेरेंट हो गया, इसलिए इंटरफेरेंस हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर अगर हम बात करें YDSC के पॉइंट से बात करें तो स्लिट S1 और स्लिट S2, बताओ कैपिटल डी कितना है, नहीं नहीं, कैपिटल डी है A प्लस बी, है ना। और स्मॉल डी कितना है, 2A डेल्टा, 2 टाइम्स A डेल्टा की जगह कितना आएगा बेटा, म्यू माइनस वन इंटू अल्फा। तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल कितना है, अल्फा है, और ये रिफ्रैक्टिवनेस कितना है। तो पता है कुछ भी अंतर नहीं है, सारे रिजल्ट क्या है, वही है। बताओ बीटा का फॉर्मूला पहले क्या था, लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। इस बार कितना आएगा, लेमडा कैपिटल डी की जगह A प्लस बी, और स्मॉल डी की जगह क्या आएगा, 2A म्यू माइनस वन इंटू अल्फा। इस बार मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, आप सोच लेना अपने हिसाब से, क्योंकि वही स्टेप है एग्जैक्टली। अच्छा, वाई एन बीटा, वाई एन ब्राइट का फॉर्मूला क्या था, एन बीटा, शॉर्ट में लिखे, लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। और वाई एन डार्क क्या था, 2n-1 बीटा बाय 2, है ना। और ये एक्चुअली बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना, लेकिन ठीक है साहब, ये एक वेरिएशन है जो बता देता है कि साहब जैसा YDSC को देखा देखी करके इन्होंने क्या किया, फ्रेनेल बाइप्रिज्म बना दिया। अब इवन आईटी के एग्जाम में एक बार उन्होंने क्या किया, एक लेंस लिया, उस लेंस को काट के दो टुकड़े कर लिए और बीच में रख दिया एक सोर्स।
अब ये ऊपर वाला लेंस और नीचे वाला लेंस क्या करेगा, दो इमेज बनाएगा। दो इमेज, एक हो गई S1, एक हो गई S2, उसके बाद में क्या लगा दी, स्क्रीन लगा दी, और उसको ना क्या करा दिया, फिर YDC करा दिया। आप समझ रहे मेरी बात को क्या? तो एक सोर्स से दो सोर्स बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हो। जैसे फ्रेटल ने किसका यूज किया, प्रिज्म का। आप लॉयड ने किसका यूज कर डाला, मिरर का। तो एक एक्सपेरिमेंटल लॉयड मिरर, उन्होंने ये भी कितनी मेहनत भी क्यों करनी, मिरर से बना देंगे इमेज, इमेज ही तो बनानी है, तो लॉयड मिरर, है ना। एग्जाम में उन्होंने क्या किया, एक लेंस को काट के दो लेंस बनाए, दो लेंस से इमेज बना के दो इमेज आ गई, दो इमेज का इंटरफेरेंस करवा दिया। ऐसा उनकी मर्जी है साहब। अब समझ रहे मेरी बात को क्या? लेकिन वो घुमा फिरा के पहुंचा देता है, मैचिंग करता हुआ किससे, YDSC से। अगर YDSC से सेटअप मैच हो जाए, चुपचाप YDSC के फॉर्मूले लगा दो। ठीक है, यहां पर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। YDSC और इसमें केवल एकमात्र अंतर आता है, वो क्या अंतर आता है मैं बाद में बताता हूं, पहले इसको लिखो। क्या बेटा? हाँ, ये सेकंड पॉइंट, ये है एक्चुअली एक्सपेरिमेंट, बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। तो बायोप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में कुछ का कुछ याद नहीं रखना है एक्चुअली, ये पहला पॉइंट क्लियर है ना, तो वो भी क्लियर है। तो मेन जो उसका मेन बात है कि ए डेल्टा कैसे आया, डेल्टा कितना है, अगर आपको ये याद है तो बाकी तो सब लॉजिकल फील हो रहा है ना यार, कैपिटल डी ए प्लस बी है, और स्मॉल डी कितना है, 2a डेल्टा है, उसके बाद तो कुछ भाई नहीं। ये कोई याद रखने वाली बात थोड़ी ना कि बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी बाई डी होता है, या वाई एन बीटा क्या होता है, वाई एन ब्राइट क्या होता है, एन बीटा होता है, वाई एन डार्क क्या होता है, 2n-1 बीटा बाई 2 होता है। ये तो ऑलरेडी क्या है, याद है। हाँ। हाँ, समझाया तो था। ये ए है, अगर मान ली एक लाइन को मैं किसी एंगल से घुमाता हूं, और एंगल लार्ज है कि स्मॉल है, मान लो थीटा एंगल से घुमाया, ये रेडियस आर है, बताइए डिस्टेंस कितनी आएगी, बस ऐसे तो आया डेल्टा। तो आर तो आर्क लेंथ ही तो है आर। अरे भाई, कर्व भी आती है बेटा, लेकिन जब एंगल स्मॉल होता है तो कर्व को क्या मान लेता है, स्ट्रेट मान लेता है। इसलिए मैंने उस समय बोला था अप्रोक्सीमेटली, वरना क्या बोल सकते एग्जैक्टली, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है, क्या है, अप्रोक्सीमेट, क्योंकि मैंने आर्क को क्या माना है, स्ट्रेट। अच्छा, कभी भी वो क्या करता है इसके अंदर, जैसे आपको दोनों सोर्स के बीच की डिस्टेंस नहीं पता ना, तो वो डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करवा देता है ना। तो वो रे ऑप्टिक्स के अंदर खेल करवा सकता है इसके अंदर। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, इसमें और YDSC में अंतर क्या है? जैसे YDSC को जो अपन बेटा कंप्लीटली समझ करते हैं लिक्विड में, तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, याद है क्या, 1/बीटा टाइम 1/म्यू टाइम्स हो जाती है। इसके अंदर थोड़ा सा मामला अलग बैठता है। जैसे वो एक क्वेश्चन मैं इस पे करवा देता हूँ, है ना, वही थोड़ा ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, बाकी तो सब बेकार है, तो वो तो अपने आप कर लेना। जो ठीक ठाक सा क्वेश्चन है मैं करा दूंगा, देखना जरा। ठीक है। इन बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, वेट कर रहे थे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या, एक बार सेटअप समझ में आ जाए तो आपको YDSC इसमें नजर आ रहा है नहीं आ रहा है?
आ रहा है ना, S1 से P, H2 से P। और देखो साहब सुनो, ये जो लेंथ है और ये वाली लेंथ एक्चुअली क्या है, सेम है, अप्रोक्सीमेटली क्या है, सेम है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, ध्यान है, आर्क। अरे ये आर है तो ये भी क्या है बाबा, है ना। तो ये एंगल बहुत लार्ज नहीं है, एंगल क्या है, स्मॉल है। तो ये डिस्टेंस अगर जो भी है वही डिस्टेंस ये है, इसलिए यहां से ऐसे जाओ या यहां से सीधे जाओ, रास्ते की लेंथ क्या है, सेम है। और रास्ते की लेंथ सेम है, इसलिए हम यहाँ पर अगर आप डेरिवेशन पॉइंट से सोचोगे तो वास्तव में तो इस पाथ लेंथ S1P नहीं आएगी, S1S से यहां आएगा। लेकिन मैथमेटिकली ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ते की लेंथ क्या मिलती है, सेम मिलती है। इसलिए YDSC का रिजल्ट क्या हो रहा है, वैलिड है ना। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, हाँ हाँ, कौन से वाले पोर्शन में, हाँ ये जो S1P है और H2P वाले, या इस यहां से यहां तक वाले में, नहीं यहां से यहां तक वाले में नहीं आएगा डी साइन थीटा। एक्चुअली वो पूरे में ही डी साइन थीटा बेटा, पूरे में डी साइन, क्योंकि S1 S2 तो यही है ना। तो मैं बताऊं, देख मान ले इस पॉइंट का नाम कुछ रख दे, M, उस पॉइंट का नाम रख दे N, ठीक है। तो एक्चुअल पाथ लेंथ जो है वो कितनी है बता, डेल्टा एक्स अगर मैं लिखता, तो डेल्टा एक्स लिखता मैं एक्चुअली H2 से N, फिर N से P, और माइनस करता S1 से M, फिर नहीं S1 से M नहीं यार, S से है ना, S से N, N से P, और ये S से M और M से P। अब क्या एस एन जो है वो H2N के बराबर है, एस एन जो है वो H2N के क्या है, बराबर है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया H2N प्लस NP माइनस जो SM है वो S1M के बराबर है। अब H2N प्लस NP, ये क्या हो गया, H2P हो गया सीधे, तो माइनस S1M प्लस MP क्या हो गया, S1P हो गया। समझ में आई नहीं? तो अब रास्ता एक तरह से, एक तो ये हो गया और एक रास्ता ये हो गया, ये डिस्टेंस डी है और ये एंगल क्या है, तो वही डेरिवेशन क्या आएगा, ने यहाँ सारे स्टेप को फटाफट जंप करते हुए हमने बोला अरे वही रिजल्ट आ रहा है, जल्दी जल्दी करते रहो, क्योंकि हमें पता है वही आ रहा है ना। अच्छा, ऐसा एक दो जगह और होता है कि उससे पहले क्वेश्चन कर रहे थे अपन, हाँ। बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, refractive index of prism is mu. In biprism experiment, refractive index of prism is mu, ठीक है, and fringe width is beta, and fringe width is beta, ठीक है। Now whole setup is submerged in a liquid. Now whole setup is submerged in a liquid having Ri, having refractive index mu naught, ठीक है। Find new fringe width of interference pattern. Find new fringe width. करना देखे तो ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। तो अपन को बीटा गिवन है और अपन को पहले गिवन है कि जो प्रिज्म था उसका रिफ्लेक्टेंस म्यू था। बाद में हमने क्या किया, पूरे सेटअप को किस में समझ करा दिया, लिक्विड में। तो बस बाकी कोई भी चेंज नहीं किया है, सोर्स भी वही रखा गया है, स्मॉल डी भी, मतलब ए भी वही है और बी भी वही है ना, अल्फा भी वही है, म्यू भी वही है, बस हमने किसको चेंज किया है, एयर की जगह क्या डाल दिया है, लिक्विड। तो क्या फर्क पड़ेगा उससे,
कुल मिला के जब सब कुछ आपने कर दिया है तो लैम्डा की जगह क्या आएगा, बोलो, ध्यान है, लैम्डा की जगह क्या आएगा, लैम्डा बाय म्यू। एक तो ये चेंज करना पड़ेगा। डेरिवेशन के एक बार स्टेप को देखो, किसमें क्या क्या चेंज करना पड़ सकता है। देखो हर लेंथ को या तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, म्यू से, क्योंकि जो हर लेंथ जो पहले हवा में थी वो लेंथ सारी किसमें चली गई, लिक्विड में चली गई, है ना। तो अगर उस हिसाब से सोचोगे तो जहां पर लैम्डा लिखा है वहां लैम्डा की जगह क्या लिखा है, बोलेगा लैम्डा अपॉन म्यू नॉट। करवाया था नहीं करवाया था अपन ने जब वाईडीसी में किया था। लेकिन एक चेंज हो रहा है, आपको याद है डेल्टा मिनिमम का जो फॉर्मूला था ये, इसमें जो म्यू आता है ये म्यू रिलेटिव होता है। ये क्या होता है, म्यू रिलेटिव होता है। बस ये चक्कर है, बाकी कोई अंतर नहीं। मैं आपको एक बार बताता हूं। तो बीटा जो ओरिजिनल था वो तो यही था ना, बीटा ओरिजिनल जो आएगा अपना वो तो यही वाला आएगा, बीटा इज इक्वल टू ये। न्यू बीटा जो आएगा, बीटा मीडियम, उसमें क्या क्या चेंज आएगा, एक तो लैम्डा मीडियम आएगा, लैम्डा को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ए प्लस बी की जगह क्या आएगा, ए प्लस बी अपॉन 2 टाइम्स ए। म्यू की जगह क्या आएगा, म्यू 2 बाय म्यू 1, -1 इंटू क्या आएगा, अल्फा। तो म्यू 2 तो कितना है साहब, लेंस का तो, सॉरी प्रिज्म का तो म्यू ही है, और आपके मीडियम का क्या है, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर बात क्या, लैम्डा मीडियम क्या होगा बेटा, लैम्डा मीडियम होगा लैम्डा अपॉन म्यू मीडियम। सही है। तो ये कितना आएगा, लैम्डा अपॉन म्यू नॉट ए प्लस बी अपॉन 2a, ये आ जाएगा म्यू माइनस म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू क्या आ जाएगा, अल्फा। तो देखो जरा, म्यू नॉट से म्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ गया, ये आ गया लैम्डा ए प्लस बी अपॉन 2a म्यू माइनस म्यू नॉट इंटू क्या आ गया, अल्फा। प्रॉब्लम ये है कि हमें तो ये सब दिया ही नहीं है, हमें तो केवल म्यू और म्यू नॉट पता है, बाकी अल्फा ए प्लस बी तो गिवन नहीं है। तो जो आपका ओरिजिनल फॉर्मूला था उसमें देखो क्या क्या पता है आपको, लैम्डा नॉट ए प्लस बी 2a म्यू नॉट, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप उसको ध्यान से देखो तो बीटा इंटू म्यू माइनस 1 आ जाएगी। पर इस वाले नंबर को इधर भेज दो ना, तो ये तो लैम्डा ए प्लस बी अपॉन 2a इंटू अल्फा जो जरूरत है अपन को, वो किसके बराबर आ जाएगा, बीटा इंटू म्यू माइनस 1 अपॉन क्या आएगा, म्यू माइनस। इस बार ध्यान है वाईडीएससी में सिंपली बीटा बराबर क्या हो गया था, बीटा मीडियम क्या हो गया था, बीटा डिवाइड बाय क्या हो गया था, म्यू। तो ये वहां फ्रिंज विड्थ कम हुई थी, एक्चुअली यहाँ फ्रिंज विड्थ क्या हुई है, बढ़ी है। नोटिस करो, सोचो, म्यू माइनस 1 और म्यू माइनस म्यू नॉट में कौन सा नंबर ज्यादा है, म्यू माइनस 1 ज्यादा है। तो एक्चुअली फ्रिंज विड्थ यहाँ कम नहीं हुई, यहाँ फ्रिंज विड्थ क्या हुई, बढ़ी। तो वाईडीएससी के सेटअप के अंदर जनरली जब आप किसी स्पूरे को एयर से कहां लेकर जाते हो, लिक्विड में लेकर जाते हो, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, कम होती है। जबकि बायोप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में जब आप लिक्विड को समझ करते हो तो फ्रिंज विड्थ कम नहीं होती है, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, बढ़ती है। किस तरह से बढ़ती है, क्लियर है बात क्या, इसको सब रटना नहीं है, इसको एज ए क्वेश्चन क्या करना है, ट्रीट करना है। लॉजिक समझ में आ गया, मैंने क्या किया, लैम्डा की जगह डाला लैम्डा बाय म्यू, और रिफ्रैक्टर जब डेल्टा लिखते थे तो वो म्यू रिलेटिव -1 आता था, तो म्यू रिलेटिव -1 आता था, तो इसलिए यहां पर म्यू बाय म्यू लिखा। अरे ये चीज याद आ रही है कि ये वाला मामला, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करो घर जाके, आज थोड़ा सा रिवाइज। तो मैं बोल रहा था कि इसके अंदर, है ना, जो अपना प्लेन स्लैब है, ठीक है, यहां पर होगा क्या बेटा, कि जैसे बात करें अपन, डिस्कस करें, तो यहां पर मान लो एक रे ऑफ लाइट आ रही है और बीम ऐसा, है ना, सनलाइट है या कोई भी सोर्स से लाइट आ रही है, सिंगल सोर्स से लाइट आ रही है, तो साहब कौन सी लाइट है, कोहेरेंट लाइट। तो मैं दो रेस के बारे में बात करता हूं, उससे पहले एक रे के बारे में बात करूं, है ना। ये जो रे है, ये जो रे है, ये बेटा क्या होगी, पहले तो यहां से पार्शियली क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, क्लियर है बात क्या, और पार्शियली क्या होगी, ट्रांसमिट करेगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, आई होगा।
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या आ गया आर। अब सब यहां पर भी, अरे बंद करो रे, ये आर है, ये भी क्या होगा आर, ठीक है। दोबारा यहां से पार्शियल क्या होगा रिफ्लेक्शन, और पार्शियल क्या होगा ट्रांसमिशन। भैया ये दोबारा एंगल आई आएगा क्योंकि प्लेन स्लैब में याद है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या था, चेंज। अब ये जो रे आई, ये दोबारा एंगल, ये आर है, ये भी क्या होगा आर होगा, और रियल एंगल भी क्या होगा आर। दोबारा जब ये इमर्ज करेगी तो कितने एंगल पे निकलेगी, आई पर। सही है? हाँ, दोनों पैरेलल होंगे, पैरेलल जैसे फील नहीं हो रही है, तो बना देते हैं पैरेलल, ठीक है। ये एंगल क्या आ गया आई, क्लियर है बात क्या। तो अपन ने अब क्या किया है यहां पर, लेकिन ये तो एक ही रे है जिसके दो टुकड़े हो गए। अब सोचो यहां से एक रे और भी तो आ सकती है जो कि इस पर ऐसे इंसिडेंट करती, और उसका पार्शियल क्या होता है रिफ्रैक्शन, फिर ऐसे जाकर वो चलेगी। तो बोल रहा हूँ साहब यहां पर दो रेस ओवरलैप होती हुई नजर आ रही है। एक रे कैसे आई, एक रे तो पहले हुई, यहां गई ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, और एक डायरेक्टली रिफ्लेक्शन। तो एक के साथ तो क्या हुआ ट्रांसमिशन, फिर हुआ रिफ्लेक्शन, फिर क्या हुआ ट्रांसमिशन, और इसके साथ इंटरफेरेंस कौन कर रही है, जो इसके साथ डायरेक्टली क्या हुआ हो रिफ्लेक्शन। चलो ठीक है। तो साहब इसके अंदर ये चीज अगर अपन को क्लियर है, तो यहां से अगर हम बात करें तो साहब ना, जो ये दोनों रेस हैं ये ओवरलैप कर रही है, मतलब ओवरलैप तो हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है। अगर आप सोचो इसकी वेवलेंथ लैम्डा है तो इसकी वेवलेंथ भी क्या है लैम्डा, दोनों की वेवलेंथ अगर लैम्डा ही है तो इसका मतलब पक्की बात है इंटरफेरेंस हो सकता है। अब दोनों बीच का क्या निकालना है बेटा, पार्ट डिफरेंस। क्लियर बात है, दोनों बीच का पार्ट डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा तो क्या बैठता है, देखो एक बार, दोनों बीच का जो पार्ट डिफरेंस है वो आने वाला है, देखो साहब ये तो अपना सोर्स से आ रहा है ना, और आपको देखो दोनों रेस पैरेलल है, जब भी पैरेलल हुआ करते तो क्या डालो परपेंडिकुलर। तो साहब देखो इसका नाम रखता हूं P, इसका नाम रखता हूं Q, ठीक है, और इस वाले पॉइंट का नाम रखता हूं R। तो बताओ साहब पहली रे का रास्ता कौन सा है, वो चलिए साहब x1 जो आएगा वो आएगा st प्लस म्यू एस आर पी आर म्यू पी आर प्लस म्यू आर पी आर क्यू। यहां तक क्यू तक देख लेते हैं, क्यू तक, क्योंकि क्यू पर जाकर दोनों को क्या करना है मिल जाना। और x2 जो आना है, x2 कितना आना है एस क्यू प्लस, नहीं न्यू तो है ही नहीं कुछ भी, तो हवा में जा रहा है, प्लस बस यही तक। लेकिन इसमें हमने एक चीज जो थोड़ी सी इग्नोर की है, क्योंकि जब भी रिफ्लेक्शन होता है लैम्डा बाय 2 का आ सकता है। अब ये तो हमें पता नहीं ना, अभी तो हम स्टैंडर्ड, अभी तो मैं लैम्डा बाय 2 वाला फैक्टर भी इग्नोर कर रहा हूँ, बाद में देख लो, क्योंकि उसमें केस बनाने पड़ेंगे ना कि साहब ये रेयर है, ये डेंसर है, फिर ये रेयर है, ये डेंसर है। तो ये 4-5 जो केस बनते हैं ना, कि वो रेयर से रिफ्लेक्ट कर रही है कि डेंसर से रिफ्लेक्ट कर रही है, ये अपन बाद में देख लेंगे, वो लैम्डा बाय 2 का फैक्टर अपन अलग से देंगे, ठीक है। तो अपन ये बोल रहे थे साहब कि यहाँ पर अगर अपन डेल्टा एक्स देखें तो डेल्टा एक्स में क्या क्या आने वाला है, डेल्टा एक्स में आने वाला है, एक तो आने वाला है साहब एसपी, मतलब ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा साहब। तो पहले तो एसपी माइनस एसक्यू देखूंगा, या एसक्यू लेंदी है ना, तो एसक्यू माइनस एसपी देख लेता हूं पहले। तो देखो साहब ये एसपी और ये एसक्यू है ना, यहां से परपेंडिकुलर लूंगा, सही है बेटा। तो देखो ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल आई है, ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस क्या होगा आई, और ये वाला एंगल क्या होगा ये पी क्यू, और ये कितने डिस्टेंस आएगी जल्दी बोलो, ये आएगी एस क्यू माइनस क्या आएगी एस पी। चेक करो सही बोला क्या, क्योंकि ये सोर्स एस से स्टार्ट हो रहा है, ये भी सोर्स एस से स्टार्ट हो रहा है। अरे देखना जरा सही लिखा है क्या, तो ये बताओ ये कितना है साहब, ये आ जाएगा एक्चुअली पी क्यू साइन आई, साइन आई आएगा कॉस आई आएगा साइन आई, सही है। अच्छा सिमिलरली एक्चुअली पी क्यू भी निकालना पड़ेगा, मुझे टी पता है, टी इज द थिकनेस। तो अगर मैं बात करूं यार, देखो यहां से अगर तुम देखे तो ये जो डिस्टेंस है ये तो टी है, और ये एंगल कितना है आर है, और ये पॉइंट कितना है साहब आर। तो मुझे बताओ साहब पी आर कॉस आर इजिकल टू क्या होगा टी, अरे सही लिखा है, और बाय द वे पी आर इजिकल टू क्या है आर क्यू, अरे दोनों ट्रायंगल सेम है ना। अच्छा, और दूसरी चीज पी आर साइन आर
कितना आएगा, PQ बाय क्या आएगा 2। ये ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत है तो बताओ, देख लो क्या पता गलत ही, कंफर्म कर लो साहब, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब आ जाओ अपने पार्ट डिफरेंस पर। तो एक बार ये पार्ट डिफरेंस का डेरिवेशन हो जाएगा, उसके बाद हम ये प्यारा सा रिजल्ट आता है, इसको याद रख लेंगे और हमारा काम हो जाएगा, अगली बार डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साहब अब मुझे निकालना है पार्ट डिफरेंस, तो मैं निकाल रहा हूं डेल्टा एक्स इजिकल टू, लिखा मैंने SP माइनस SQ प्लस 2 टाइम्स म्यू इनटू PR। बताओ साहब सही लिखा गया। इस बार मैंने x क्या किया, डेल्टा एक्स निकालने के लिए इस बार मैंने x1 माइनस क्या किया है, x2 किया। तो ये SP माइनस SQ और ये PR और QR क्या है साहब, इक्वल है, इक्वल है कि नहीं। तो वैल्यू फिल करना स्टार्ट करता हूं। ये तो कितना आया PQ, है ना यार, PQ की वैल्यू निकल जाए यहां से, चलो करते हैं साहब। तो PQ ये कितना आया, PQ sin i, ठीक है, और ये आ गया 2 टाइम्स म्यू। PR की जगह कितना आएगा, PR की जगह आएगा T अपॉन cos r। सही है, PQ की वैल्यू भी निकाल लेते हैं यहां से, दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड करूंगा मैं, तो बताओ PQ बाय 2T, इन दोनों को डिवाइड किया ना, PR से PR कितना आ जाएगा, tan r आएगा ना, देखना जरा सही लिखा है। तो PQ की जगह लिख देता हूं मैं 2T tan r को लिखा जा सकता है sin r बाय cos r, और cos r की एक्चुअली जरूरत है क्योंकि यहां भी cos r इनटू sin i, है ना, प्लस 2 म्यू t बाय cos r। तो अच्छा एक चीज sin i, अच्छा स्नेल्स लॉ भी तो लगाना है, बताओ स्नेल्स लॉ क्या बोलेगा, 1 sin i इज इक्वल टू म्यू sin r। तो एक काम करता, sin i की जगह वैल्यू फिल कर देता, कितनी फिल कर देता, म्यू sin r, ठीक है क्या। तो cos r इसमें से कॉमन क्या आ गया, 2 म्यू t कॉमन आ गया, cos r भी कॉमन आ गया, अरे सही लिखा है क्या। और मेरे पास बचा क्या था, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर r प्लस 1। कुछ गड़बड़ हो गई इसका मतलब, क्योंकि ये 1 मैंने साइन स्क्वायर आ रहा था तो ज्यादा अच्छा आता है, एक बार देखो कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ की है। तो देखो एक तो चला SP चला, फिर यहां गया, फिर यहां गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट किया, हाँ तो सही है ना, ये तो SQ माइनस SP था ना, अरे देखो ना, ये क्या है, SQ माइनस क्या है SP, और वहां अपन ने SP माइनस SQ को क्या लिख दिया, PQ साइन आई। तो किसका साइन आएगा माइनस, यहां भी क्या आएगा माइनस, और यहां भी क्या आएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर r क्या होगा, cos स्क्वायर है, और एक cos r से cos r कट जाएगा, प्यारा सा आंसर कितना है 2 म्यू t cos r। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं, क्योंकि मैंने इसमें भी लैम्डा बाय 2 कंसीडर नहीं किया, तो भी करते हैं साहब थोड़ी देर में, लेकिन ये अपन ने बाकी काम तो कंसीडर कर लिया ना, ठीक है, हुआ क्या सेटलमेंट। क्या अभी किसी भी तरह से आवाज आ रही है क्या, हाँ तो इसका मतलब कोई रिप्लाई नहीं आएगा ना। अब क्या कर सकता था, अब इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम का तो अपन अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि चलो साहब आज पढ़ाते नहीं है, पढ़ाना तो पड़ेगा। तो बड़ा अच्छा सा डेरिवेशन है नहीं क्या, कितना प्यारा सा आंसर आ गया कट पिट करके, है ना। तो अब मुझे बताओ, एक चीज का डिस्कशन मैं करना चाहता था आपसे, अगर यहाँ पर क्या क्या हो सकता है साहब, एक तो ये हो सकता है कि लैम्डा बाय 2 का फैक्टर दोनों सरफेस पे है, और एक को से हो सकता है दोनों सरफेस पे ना आए, और एक हो सकता है एक सरफेस पे है दूसरे सरफेस पर ना आए, तीन तो केस पॉसिबल है। तो वो तो अपन को क्वेश्चन पढ़ के रियलाइज करना पड़ेगा कि यार इसमें लैम्डा बाय 2 आएगा, इसमें लैम्डा बाय 2 नहीं आएगा, और वो रूल तो बड़ा आसान सा है कि जब डेंसर से रिफ्लेक्ट करेगा तो लैम्डा बाय 2 आएगा, और जब रेयर से रिफ्लेक्ट करेगा तो लैम्डा बाय 2 नहीं आएगा। हाँ वो एक्चुअली वो हो जाता है, वो बहुत मुश्किल काम नहीं।
तो किसी को कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा इसका मतलब, है ना? हाँ नहीं अच्छा तो है। आप ही लोग बैठे क्या? आप ही बैठे हो तो मैं बंद कर के फालतू बंद कर रहा है ना? नहीं वो ठीक है। अरे आ रहा है साउंड आ रहा है। अरे कैसे है? चलो ठीक है, आ रहा है, अच्छी बात है। इसमें एक बार उन्होंने क्या बोला कि मान लो हर रिफ्लेक्शन के अंदर 50% एनर्जी क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो बताओ कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वेव की, जो मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरवल्स में, वो कितनी होगी? क्योंकि यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर I1 इक्वल टू I2 नहीं होगा, क्योंकि एक वेव तो सीधे रिफ्लेक्ट कर रही है, फिर एक वेव क्या कर रही है, पहले ट्रांसमिट कर रही है, फिर रिफ्लेक्ट कर रही है, फिर दोबारा क्या कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है। तो हर इवेंट पे एनर्जी का क्या होता है बेटा, लॉस होता है ना? तो लेकिन ठीक है, जब तक क्वेश्चन मेकर इस चीज को कंसीडर करने के लिए नहीं बोलेगा, हम तो दोनों I1 इक्वल टू क्या मानेंगे, I2 मानेंगे। अदरवाइज अगर वो बोलेगा नहीं साहब 50% एनर्जी ही रिफ्लेक्ट कर रही है, 75% रिफ्लेक्ट कर रही है, जैसा भी वो बोलेगा हम उस हिसाब से कैलकुलेशन बैठा सकते। या थोड़ा जल्दी लिखो, क्वेश्चन भी तो करना है। जैसे सोप बबल का एग्जांपल सोच के बताना मुझे। सोप बबल का मतलब क्या हुआ बेटा, पहले एयर, फिर सॉल्यूशन, फिर अंदर भी क्या होती है, एयर। तो बताओ पहला जो अपर सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ, इट इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रेयर बाउंड्री और रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डेंसर बाउंड्री, डेंसर बाउंड्री, बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाउंड्री। अच्छा, वो जो अंदर रिफ्लेक्शन हुआ वो एयर से हुआ नहीं, वो डेंसर से नहीं हुआ, वो सॉल्यूशन और बाहर क्या, एयर। तो वो कौन से मीडियम से रिफ्लेक्शन है, रेयर से। तो इस केस में x1 में λ/2 आएगा, x2 में क्या आएगा, λ/2 नहीं आएगा। तो एग्जैक्ट पार्ट डिफरेंस क्या होगा, ये तो होगा 2 म्यू टी कॉस, सॉरी 2 म्यू टी कॉस आर तो होगा ही, 2 म्यू टी कॉस आर होगा ही। साथ में लैम्डा बाय 2 हो रहेगा, है ना?
लेकिन मान लो ऐसा एग्जांपल लें अपन की पानी पर एक ऑयल की कुछ ड्रॉप्स गिरा दे, है ना, और लेट से ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपना 1.2 और वाटर का कितना है 1.33, है ना। वाटर सरफेस पे क्या गिराई, कुछ ऑयल ड्रॉप्स अपन ने गिराई, तो एक पतली सी लेयर बन जाती है, देखिए ऑयल की, और देखा वो भी काफी खतरनाक कलर दिखते हैं उसमें, है ना। वो कलर क्यों दिखाई दे रहे होते हैं, इंटरफेरेंस की वजह से, थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो अगर आपने ये देखा होगा साहब, है ना, अगर आप आज घर जाके भी अगर कुछ जो ऑयल्स की ड्रॉप्स है पानी पर ड्रॉप करते हैं, उसमें बहुत बढ़िया कलर्स नजर आते हैं, है ना। क्या क्या, हाँ। तो अब उसके अंदर बताओ साहब क्या केस बना, पहले जो अपर सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ, एयर ऑयल बाउंड्री, बताओ एयर के रेस्पेक्ट में ऑयल क्या है, डेंसर है, तो वहां लैम्डा बाय 2 आएगा। अब ऑयल के रेस्पेक्ट में वाटर भी क्या है, डेंसर है, मतलब ऑप्टिकली डेंस है ना। ऑयल का रिफ्लेक्टिव कितना बोला अपन ने 1.2, और वाटर का कितना बोला 1.33, तो दोबारा लैम्डा बाय 2 ऊपर भी आएगा और लैम्डा बाय 2 नीचे भी आएगा। तो x1 में भी लैम्डा बाय 2 आएगा, x2 में भी लैम्डा बाय 2 आएगा, सबट्रैक्ट करोगे तो लैम्डा बाय 2 से लैम्डा बाय 2 कट जाएगा। अच्छा, इसमें उल्टा केस भी पॉसिबल है, क्या पता ऑयल का रिफ्लेक्टिवनेस वाटर से क्या हो, ज्यादा हो। तो मेरे कहने का मतलब मन मुताबिक क्वेश्चन मेकर क्या कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है। हमें क्या मतलब है, हमें लॉजिक क्लियर है तो हम तो क्वेश्चन क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। बस हमें कितना क्या नॉलेज होनी चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए जब भी रिफ्लेक्शन होगा डेंसर बाउंड्री से तो लैम्डा बाय 2 का क्या आएगा, पार्ट डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो इसमें आखिरी में ये बात नोट डाल के रखिए। तो मैं क्या बोल रहा था साहब कि जैसे अपन ने जो एग्जांपल लिया, जैसे सोप बॉल वाला एग्जांपल ले, ठीक है, क्वेश्चन में लिख कर करते हैं, है ना। हाँ, नोट डाल के क्या लिखे थे, दिस पाथ डिफरेंस इज इनकम्प्लीट, दिस पार्ट डिफरेंस इज इनकम्प्लीट, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, इनकम्प्लीट बोल रहा हूं, इज इनकम्प्लीट बिकॉज we have to consider, we will have to consider part difference produced due to reflection, we will have to consider part difference produced due to reflection from denser boundary, part difference produced due to reflection from denser boundary। जो अपन कहां करना चाहेंगे बेटा, फिर अपन क्वेश्चनों में कर देते, क्योंकि क्वेश्चनों के अंदर अपन को पता पड़ जाएगा कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। जैसे सोप बबल वाला एग्जांपल ले, तो सोप बबल वाले एग्जांपल में क्या था साहब, आपको क्लियर है बात क्या, कि यहाँ पर आपका क्या है साहब, एयर है, और मैं काफी बड़ा बनाया ताकि नजर आए। ये क्या है साहब, आपका सोल्यूशन आ गया, और लेट से इसकी थिकनेस कितनी है बेटा, 3, ठीक है। और यहाँ पर अपन ने व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराई, व्हाइट लाइट में सब सारे कलर होते, तो व्हाइट लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं अपन यहाँ से। तो जो व्हाइट लाइट है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा जो है, उसकी रेंज आपको पता है कहां से कहां तक ले लो साहब, इसकी रेंज ले लो आप 4000 नैनोमीटर से 7000, सॉरी 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक ले लो, ठीक है क्या। अच्छा, तो अगर ये काम अपना हो जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार, और सॉल्यूशन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अपन को दे रखा है 1.5, मतलब वाटर के आसपास ले लिया हमने। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, find minimum thickness, find minimum thickness of soap bubble, find minimum thickness of soap bubble for which find minimum thickness of soap bubble for which
ग्रीन कलर लाइट, ग्रीन लाइट के ब्रैकेट में लिख लो 500 नैनोमीटर does not appear in reflected waves, does not appear in reflected waves. तो रिफ्लेक्टेड वेव्स में बेटा ग्रीन कलर जो है वो अपीयर नहीं हो रहा। लेट्स से ऐसा अगर है तो अपन को क्या बतानी है, सोप बबल की क्या बतानी है बेटा, मिनिमम पॉसिबल क्या बतानी है, थिकनेस। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा 1.5 है। जो व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराई है उसके साथ ऑफ कोर्स ग्रीन लाइट भी है। तो अभी तो ग्रीन लाइट को कंसीडर करना है कि ग्रीन लाइट के साथ क्या हो रहा है साथ। और यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट दिखाया गया है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना दिखाया गया बेटा, 0। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या लेकर सॉल्व करना है, 0। क्या क्या नहीं, कंप्लीट नहीं है क्योंकि अभी हमने λ/2 कंसीडर वहां भी नहीं किया। नहीं, एक बार होगा। ग्लास स्लैब के बारे में सोचे तो ऊपर एयर फिर ग्लास फिर एयर, तो पहला हुआ डेंसर से, दूसरा हुआ रेयर से। तो एक जगह λ/2 आएगा, दूसरी जगह λ/2 नहीं आएगा, तो अल्टीमेटली आंसर में λ/2 आ जाएगा। नहीं देख, यहां से ये रिफ्लेक्ट, यहां से रिफ्लेक्ट नहीं हुई, पहले ये अंदर गई, यहां तो फार नहीं आया। अब यहां से रिफ्लेक्ट हुई तो यहां भी नहीं आया क्योंकि ये कौन सा मीडियम है, रेयर। फिर जो बाहर यहां गई, यहां से ट्रांसमिट हुई, तब भी नहीं आया, तो तीनों में नहीं आया। हो गया क्या? तो जब तीनों में ही नहीं आया, तो जब तीनों में ही नहीं आया तो नहीं आया, और इसमें आया तो -λ/2, बिल्कुल सही बोल। तो ग्लास स्लैब के अंदर यहाँ पर 2 म्यू टी cos r माइनस क्या आता, λ/2। लेकिन मैं बोल रहा हूँ साहब, वो मैं एग्जांपल लेके ज्यादा से जैसे एग्जांपल में डिस्कस कर लूंगा तो ज्यादा क्या रहेगा, सही रहेगा। अभी हाल फिलहाल 2 म्यू टी cos r तो याद रख ले, है ना। अब जैसे इस वाले एग्जांपल के बारे में बात करें, इसके अंदर ग्रीन लाइट के साथ कौन सा इंटरफेरेंस कराना है बताओ, मिसिंग है या प्रेजेंट है? मिसिंग। मिसिंग होने का तो एक ही लॉजिक बनता है, ग्रीन कलर के साथ कौन सा इंटरफेरेंस हुआ बेटा, डिस्ट्रक्टिव। तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, मिसिंग हो गई या 0 हो गई। अच्छा, तो अब मुझे बताएं कि यहाँ तो पहली बात तो i इक्वल टू 0 है, तो r इक्वल टू भी क्या होगा बेटा, 0। और cos 0 कितना होता है, 1। तो एक पार्ट डिफरेंस, पहली बात तो ये कि डेल्टा एक्स क्या लिखेगा, डेल्टा एक्स जो सही लिखेगा उसका आंसर भी क्या आएगा, सही आएगा। तो एक तो आ गया 2 म्यू टी cos क्या आ गया, 0। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सोचे, एक रिफ्लेक्शन होगा यहां से और एक रिफ्लेक्शन होगा अंदर जाके, बताओ ये वाला मीडियम कौन सा है, रेयर, ये वाला मीडियम कौन सा है, डेंसर। अब इन दोनों का कंपेयर करो, ये वाला कौन सा है, डेंसर है, और ये वाला कौन सा है, रेयर। तो यही तो ग्लास स्लैब वाला एग्जांपल ही तो बनाए। तो पहले λ/2 किस में आएगा, λ/2 x2 में आएगा, x1 में λ/2 आने वाला नहीं। तो अगर बेटा यहाँ प्लस λ/2 करता तो सब्ट्रैक्ट करने की वजह से यहाँ पर क्या आता, प्लस λ/2 आता कि माइनस λ/2 आता, माइनस λ/2। तो इस वजह से यहाँ डेल्टा एक्स आएगा माइनस λ/2 करना। कैलकुलेशन में आ रही है अभी तक। तो यहां से अपना जो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला आया कितना है, जल्दी बोलो, 2 म्यू टी माइनस क्या है, λ/2। अब बताओ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स होना किसके बराबर है, 2n - 1 λ/2। मिनिमम वैल्यू बताओ ना कितना होना चाहिए, λ/2, क्योंकि अपन को थिकनेस भी क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। ऐसे तो साहब आप कितना ले सकते हो, 75 λ/2 ले लो, है ना, कितना भी और मल्टीपल ले लो तो उससे थिकनेस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अपन को तो मिनिमम थिकनेस बोलिए ना, तो मिनिमम थिकनेस के लिए कितना लिया इसको, जल्दी बोलो, λ/2 किसके लिए लिया बेटा, मिनिमम के लिए। तो कौन सा इंटरफेरेंस कराया, कंस्ट्रक्टिव कराया कि डिस्ट्रक्टिव कराया, डिस्ट्रक्टिव। तो यहां से बताओ टी की मिनिमम वैल्यू कितनी आई, ये आ गई, ये आ गई लैम्डा बाय क्या आ गई, लैम्डा कितना है साहब, 500 नैनो, और 2 म्यू कितना है 1. तो आंसर कितना आ गया, 5/3 इंटू 10⁻⁻7 क्या आ गया। तो सोप बबल की जो थिकनेस है वो इस ऑर्डर की होगी मिनिमम, तो तब जाके ग्रीन कलर की लाइट के साथ कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव। तो अच्छा, इसका मतलब मुझे बताओ, इसका मतलब क्या ग्रीन लाइट गायब ही हो गई, नहीं, हुआ क्या होगा ग्रीन लाइट के साथ, एक बार समझाना चाहता था। रिफ्लेक्टेड में ग्रीन लाइट के साथ क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। तो ग्रीन लाइट की एनर्जी कहां गई,
क्या वो दूसरे कलर में कन्वर्ट हो गई? नहीं। एक्चुअली अगर रिफ्लेक्टेड लाइट के साथ डिस्ट्रक्टिव होगा तो ट्रांसमिटेड लाइट के साथ क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव होगा। मैं एक बार समझाना चाह रहा था, वहां पर जो अपन ने डायग्राम बनाया था ना, एक तो ऐसा बनाया था, ये इधर गया और ऐसे आकर, एक और था साहब जो अंदर आके ऐसे जाकर ऐसे गया, ध्यान है, ये दोनों तो इंटरफेरेंस कर ही रहे थे। ऐसा अंदर भी होगा, यहाँ पर भी पीछे से कुछ ना कुछ। अच्छा साहब, ये भी तो क्या होगा, ये ऐसे जाकर ऐसे जाकर ऐसे जा रहा होगा और यहाँ से भी पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा। तो ना केवल रिफ्लेक्टेड वेव के साथ क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, ट्रांसमिटेड वेव के साथ भी क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है। तो ग्रीन कलर की अगर रिफ्लेक्टेड वेव के साथ कौन सा इंटरफेरेंस हुआ? डिस्ट्रक्टिव। पक्की बात है उसके ट्रांसमिटेड के साथ क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव होगा। तो जो 100 जूल एनर्जी आई उसमें से मान लो अगर इंटरफेरेंस नहीं होता फॉर एग्जांपल, तो 50 जूल रिफ्लेक्ट कर रही थी और 50 जूल क्या कर रही थी? ट्रांसमिट कर रही थी। इंटरफेरेंस की वजह से रिफ्लेक्शन में क्या हुआ बेटा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ? रिफ्लेक्टेड में एनर्जी क्या हो गई? 0। तो ट्रांसमिटेड में सारी एनर्जी चली गई। तो एनर्जी तो अभी भी यहां पर क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। अगर रिफ्लेक्टेड वेव में किसी के साथ डिस्ट्रक्टिव हो रहा है तो ट्रांसमिटेड रीजन में उसके साथ क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात भी नोट डाल के लिख लेंगे थोड़ी देर में अपन। लेकिन ये चीज समझ में आई के साथ कि कैसे लैम्डा बाय 2 पहचानना है, ये लैम्डा बाय 2 क्यों आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है साहब। इसको इग्नोर करने से क्या हो जाता है? मामला गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि अगर आप इसको इग्नोर कर देते तो आपका आंसर फिर ये थोड़ी ना आता, इसका क्या आता? हाफ आता। क्योंकि आप यहाँ पर 2 म्यूटी लिखते, वहां लैम्डा बाय 2 लिखते, तो आंसर पक्की बात है क्या आता? गलत आता है ना। अच्छा, बहुत मुश्किल टॉपिक भी नहीं है, शुरुआती हडल्स है इसमें। हाँ, इजिकल टू लैम्डा बाय 2 या माइनस लैम्डा बाय 2? क्या? माइनस लैम्डा बाय 2। तू मुझे बता कि साहब एक तो रिफ्लेक्शन हुआ यहां से, ये कौन से मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ बेटा? नहीं नहीं, रेयर से डेंसर जा रही थी ना। अरे कौन सी बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हुआ? डेंसर बाउंड्री से। भाई आप रेयर में चल रहे थे, आप इनकाउंटर किसको किया आपने? डेंसर। अब आप कहाँ चल रहे हो? डेंसर में। अब डेंसर में चल रहे हो ना, अब इनकाउंटर किसको किया? रेयर। तो रेयर से रिफ्लेक्शन होता है तो कोई फेज डिफरेंस नहीं आता। डेंसर से रिफ्लेक्शन होता है तो फेज डिफरेंस आता है पाई का, या पार्ट डिफरेंस कितना आता है बेटा? लैम्डा बाय 2 का। ठीक है। और ये काम अपन ने लास्ट क्लास में भी किया था, याद है, 1-2 क्वेश्चनों में, है ना। थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है इसमें, जल्दीबाजी में आपको रिफ्लेक्ट इंडेक्स पढ़कर पता लगाना चाहिए कौन सा डेंसर है और कौन सा रेयर है। यहाँ तो आसान था क्योंकि एयर तो सबसे ज्यादा रेयर है, तो कोई टेंशन नहीं। अच्छा, अब जैसे इसी एग्जांपल को मैं आगे फर्दर एक्सटेंड करता, इसको लिख लेना बेटा जल्दी से। और इसका एक बात हमने जो बोलना चाहते थे, क्या बोली थी कि अगर रिफ्लेक्टेड लाइट के साथ डिस्ट्रक्टिव होगा तो ट्रांसमिटेड के साथ क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव होगा। तभी एनर्जी क्या रह सकती है? कंजर्व रह सकती है। हाँ, क्योंकि ऐसा थोड़ा ना कि केवल रिफ्लेक्ट करेगी, तो पास भी करेगी। वो भी होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ साहब इतने अपन को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो इनके साथ हुआ है वही उनके साथ भी होगा, क्योंकि आगे का सेटअप भी क्या है? एग्जैक्टली क्या है? सेम। सेम ही है ना। लेकिन क्या होता है, हर बार रिफ्लेक्शन होता है ना, हर बार पार्शियल रिफ्लेक्शन पार्शियल रिफ्लेक्शन, तो इंटेंसिटी बड़ा ड्रास्टिकली क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है। जो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन में कंसीडर तो नहीं किया है, हमने तो दोनों की इंटेंसिटी हाल फिलहाल क्या मान ली है? सेम मान ली है। जबकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग हर रिफ्लेक्शन के अंदर एनर्जी जो होती है 100 जूल आती है, तो 50 जूल रिफ्लेक्ट नहीं होती, बहुत ही कम रिफ्लेक्ट होती है ना। ठीक है, आगे बढ़े बेटा इसमें। हाँ, नोट डाल लेते। तो क्या लिखा था हमने क्या समझाया यहाँ पर कि इफ रिफ्लेक्टेड वेव्स undergoes constructive interference, if reflected waves undergoes constructive interference, then transmitted waves will undergo, क्या लिखा बेटा आपने? if reflected waves undergoes constructive interference, then transmitted wave will undergo constructive का उल्टा क्या होगा? destructive interference, and vice versa.
विल अंडरगो, उसका कंस्ट्रक्शन हुआ तो इसका क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, विल अंडरगो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इसका रीजन क्या है, सो दैट लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, so that law of energy conservation holds true, so that law of energy conservation holds true। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पक्की बात है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या हो जाएगा, वॉलेट हो जाएगा। इंसिडेंट लाइट आई, रिफ्लेक्टेड के साथ भी डिस्ट्रक्टिव और ट्रांसमिटेड के साथ भी डिस्ट्रक्टिव, तो एनर्जी गई कहां, तो एनर्जी का कंजर्वेशन क्या हो जाएगा, वॉलेशन हो जाएगा ना। तो इस वजह से अगर रिफ्लेक्टेड के साथ, और साहब ये मैथमेटिकली भी करेक्ट है, अगर मैं मान लो मैंने डेल्टा एक्स निकाला रिफ्लेक्टेड के लिए, वो कितना है 2 म्यू टी कॉस माइनस लैम्डा बाय 2 है, मतलब ट्रांसमिटेड के लिए कितना आएगा 2 म्यू टी आएगा। तो जब ये नंबर लैम्डा बाय 2 के बराबर होगा ट्रांसमिटेड वालों के लिए, वो किसके बराबर होगा, लैम्डा के बराबर होगा या 0 के बराबर होगा। तो जब यहां पर डिस्ट्रक्टिव होगा तो वहां क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव। पहली बार समझ में आ रही है। तो हमने जो डेरिवेशन किया है किसके लिए किया है, ट्रांसमिटेड वेव के लिए किया है या रिफ्लेक्टेड वेव के लिए किया है, बोलो ना यार, ये फॉर्मूला किसके लिए निकाला है, रिफ्लेक्टेड के लिए निकाला है। ट्रांसमिटेड के लिए कोई नए फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। बोलो ट्रांसमिटेड वेव के साथ कंस्ट्रक्टिव कराओ, तो रिफ्लेक्टिव के साथ क्या करा दो, डिस्ट्रक्टिव कराओ। बोलो नहीं ट्रांसमिटेड वेव के साथ डिस्ट्रक्टिव कराओ, तो उसके साथ कंस्ट्रक्टिव कराओ। बात समझ में आई है। तो हमें केवल रिफ्लेक्टेड वेव का रिजल्ट याद रखने की आवश्यकता है। एक क्वेश्चन और करते हैं साहब, जैसे इसमें थिकनेस पूछी थी, अगले क्वेश्चन में हम थिकनेस दे देते। तो हम बोल रहे थे साहब कि जैसे मान लो ये वाटर है, ठीक है, इस पर एक ऑयल की एक पतली सी लेयर है, इस ऑयल की लेयर की थिकनेस जो है वो 10 टू द पावर -7 मीटर के ऑर्डर की, या 10 टू द पावर -7 मीटर है। यहां पर व्हाइट लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं साहब, जिसकी वेवलेंथ आपको बताया 400 से कहां तक लेनी है 700। और बी में साहब बहुत सारी लाइट है, मतलब टेंशन नहीं। इन सब का एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो मैं बता देता हूँ। लेट्स से इनका एंगल ऑफ इंसिडेंट मैं बोलता हूँ कितना है आई, वो थोड़ा नंबर सेट करके देते ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3 है। ऑयल का रिफ्रैक्टिव लेट्स से अपन ले लेते हैं √3 ले लेंगे, तो √3 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो √2 लेंगे तो भी ज्यादा ही है। तो क्या करें साहब, कैलकुलेशन आसान बनाए कि क्वेश्चन अच्छा बनाया, कंफ्यूजन हो गया। क्वेश्चन अच्छा बनाया तो कैलकुलेशन के लिए एक काम करते हैं, साइन इनवर्स इसकी वैल्यू बता देता है ना, तो आई की वैल्यू बता देता है इस तरह से कुछ कि आर थोड़ा सा क्या आ जाए, प्यारा आ जाए, प्यारा सा आ जाए। तो जो साइन आई है ना, या फिर साइन आई की जो वैल्यू दे देते हैं अपन, वो कुछ ऐसी देख कि साहब मामला सेट हो। तो मैं एक मिनट नंबर सेट करता हूँ जब तक डायग्राम बनाओ, है ना। तो 1.2 साइन आर, साइन आर 0.6 ले लेते हैं, बढ़िया। साइन आई इज 0.6, 3/6/10, 3/5। हाँ, तो बड़ा प्यारा सा आंसर आ रहा है। तो कितना आ रहा है 37 डिग्री, उससे सेटलमेंट बैठ रहा है। हाँ, आई इज इक्वल टू कितना है बेटा 37 डिग्री, है ना। और थिकनेस बता दिया, म्यू बता दिया है, वाटर का रिफ्रैक्टिव बता दिया। क्वेश्चन बोल रहा है एक बार डायग्राम बना लें। इसके अंदर इस बार हमने टीवी दे दिया, सब कुछ बता दिया। इसके अंदर हम पूछेंगे कि बताओ कौन कौन सी कलर, कौन कौन सी वेवलेंथ के साथ डिस्ट्रक्टिव होगा रिफ्लेक्शन में, और कौन कौन सी वेवलेंथ के साथ क्या होगा कंस्ट्रक्टिव होगा। तो इन द गिवन सिचुएशन find wavelengths which are strongly reflected, find wavelength which are strongly reflected and wavelengths which are poorly reflected, and wavelength which are poorly reflected।
यहाँ थोड़ा लैंग्वेज हमने चेंज किया, लेकिन आपको मतलब तो खुद को निकालना पड़ेगा। स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड का मतलब क्या है सर? ऐसी वेवलेंथ जिनके साथ रिफ्लेक्शन में क्या हुआ है, कंस्ट्रक्टर में क्या हुआ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। और पुअरली रिफ्लेक्टेड का मतलब क्या है? ऐसी वेवलेंथ जिनके साथ रिफ्लेक्शन में क्या हुआ है, डिस्ट्रक्टिव। इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग है, थोड़ा सा लैम्डा बाय 2 का पंगा देखकर कर। तो ऑयल की पतली सी लेयर है जिसकी थिकनेस बेटा अपन ने कितनी बताई है, 10⁻⁻⁷। तो पहले तो मुझे बताइए इस बार डेल्टा एक्स का फॉर्मूला अल्टीमेटली क्या आया? अभी तक नहीं आएगा? अच्छा, लैम्डा बाय 2 नहीं आया, नहीं आया, आएगा या लैम्डा बाय 2 नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा, थोड़ा समझा दो। पहला रिफ्लेक्शन कहां से होगा? डेंसर से। तो अंदर वाला रिफ्लेक्शन भी डेंसर से। तो एक्चुअली लैम्डा बाय 2 दोनों में नहीं आएगा, दोनों में आएगा, दोनों में आएगा। और लेकिन कट का आएगा, कट के नहीं आएगा। मतलब कुल मिला के बात सही है, आंसर क्या आएगा, 2 μt cos r आएगा। क्लियर बात क्या? लेकिन 2 μt cos r आने का रीजन क्लियर है ना सर? जो ये लौटेगा ये डेंसर से रिफ्लेक्ट होगा, तो इसमें लैम्डा बाय 2 आएगा। और ये अंदर जाके इधर जाएगा तो लैम्डा बाय 2 आएगा। तो दोनों जगह लैम्डा बाय 2 आएगा, क्योंकि साहब देखो ना, ये जो है कौन सा मीडियम है, रेयर है, और ये वाला मीडियम कौन सा है, डेंसर है। फिर दोबारा ये रेयर है और ये वाला मीडियम कौन सा है, डेंसर है। तो दोनों जगह दोनों बार रिफ्लेक्शन किससे हुआ, डेंसर से। तो दोनों में लैम्डा बाय 2 आएगा, और क्योंकि दोनों में लैम्डा बाय 2 आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो लैम्डा बाय 2 से लैम्डा बाय 2 कट जाए। ये लॉजिक लगाया था क्या आपने? बिल्कुल सही लॉजिक लगाया। तो पहली बात तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आएगा साहब इस बार, 2 μt cos r। तो बेटा cos r भी निकल जाएगा, नंबर शायद ऐसा दिया है कि सेटलमेंट बैठ जाएगा। स्नेल्स लॉ 1 sin 37 इज इक्वल टू 1.2 sin r, ठीक है। और sin 37 कितना है बेटा, 3/5, और इससे sin r कितना आ गया, 3/5 इंटू बाय 1.2 बोलो तो 12 और 10, तो कितना आ गया साहब, 1/2 आ गया। इससे r इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 30। सही है, तो ठीक है, तभी खराब नहीं है ना कैलकुलेशन, ठीक है। तो साहब बताओ 2 की जगह 2, म्यू की जगह कितना लेंगे, 1.2। इसका वाटर से कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। वाटर तो केवल इसलिए है कि ताकि हम बोल सकें डेंसर है। और टी की जगह कितना है बेटा, 10⁻⁻⁷। cos 30 कितना होता है, √3/2। तो कट गया, ये कितना आ गया, 1.2 √3 इंटू 10⁻, क्या है, -7 आया डेल्टा एक्स, यही है ना। अच्छा, अब डेल्टा एक्स को किसके बराबर कर दो, कंस्ट्रक्टिव के लिए n लैम्डा के, और डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n-1 लैम्डा के। तो क्योंकि हमें लैम्डा ही अननोन है ना इस बार, तो चलो साहब कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या करोगे, जिनके लिए स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करे, स्ट्रांगली जिनके लिए रिफ्लेक्ट करेगा उनके लिए कर देंगे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एल लैम्डा। और डेल्टा एक्स कितना है साहब, ये आ गया 1.2 √3 इंटू 10⁻⁻⁷। और साहब लैम्डा की वैल्यू अपन को पता है कहां से कहां तक होनी चाहिए, 400 से 700 के बीच में, नैनोमीटर के बीच में। तो अगर इसको नैनो बन दोगे तो 10⁻⁻9 कर दो, और 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो, सही ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 120 √2 नैनोमीटर, ठीक है। 120 √2 नैनोमीटर कितना हो गया साहब, √3 से मल्टीप्लाई करना जल्दी से। अरे भाई करो, अभी कैलकुलेटर फ्री नहीं है मेरा।
बताना 120√3 कितना है? 1.71 से मल्टीप्लाई करना है ना यार, 1.71 से 1.73 से कितना कितना 207.8। हाँ तो यार इसमें तो साहब आप n की वैल्यू कुछ भी लो, यहाँ तो कंस्ट्रक्टिव होने वाला ही नहीं है, क्योंकि यहाँ n इक्वल टू 1 लोगे तो ये आएगा, n इक्वल टू 2 लोगे तो उससे कम आएगा। इस रेंज में तो कोई भी वेवलेंथ है या नहीं है? नहीं है। तो एक आएगी वेवलेंथ 207.8 नैनोमीटर, एक आएगी 103.9, तो ये तो सब रेंज में ही नहीं, तो मामला बेकार, किसी के साथ भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला नहीं है। डिस्ट्रक्टिव के लिए चेक करो 2n - 1 λ/2, और आना तो वही है साहब, इसको 2n - 1 λ/2 डेल्टा एक्स कितना आएगा आपका 207। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू देखो एक बार कितनी बैठ रही है, वो आ रही है 16 है ना, डिवाइड बाय कितनी आ रही है 2n - 1। इसमें केवल एक वेवलेंथ आ रही है शायद, हाँ n इक्वल टू 0 वाली, नहीं n इक्वल टू 1 वाली। हाँ तो n इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू आ रही है? n इक्वल टू 1 पे आ रहा है 415.6, ठीक है। n इक्वल टू 2 लोग गए तो 2 दूनी 4 - 1 3, तो ये आएगी 415.6/3, जो दोबारा, अरे भैया जो दोबारा 400 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो केवल एकमात्र आंसर आ रहा है क्या 415.6, जिसके साथ कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है साहब बताइए, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? अरे कौन सा हो रहा है यार, डिस्ट्रक्टिव, बाकी किसी के साथ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं है। तो यहां पर लेकिन अगर मैं टी की वैल्यू थोड़ी बढ़ा देता ना, जैसे टी की जगह अगर मैं 5 × 10⁻⁻7 लेता, तो आप देखते हुए मल्टीपल वेवलेंथ क्या होती है, जिनके साथ कंस्ट्रक्टिव हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। लेकिन मेथोडोलॉजी अगर आपको क्लियर है तो क्वेश्चन तो बच जाए, है ना। मेथोडोलॉजी क्या है साहब, पहली चीज मैं दोबारा डिस्कस करूं, पहली बार डेल्टा एक्स सही लिखना, डेल्टा एक्स सही लिखने के बाद उसको सही ढंग से कंस्ट्रक्टिव के लिए n लैम्डा के बराबर करना, डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n - 1 λ/2 के बराबर करना। फिर आखिरी स्टेप होता है हिडन ट्रायल करना, n की वैल्यू तुक्के मार के देखना, और n की वैल्यू इस तरह से सेलेक्ट करना कि लैम्डा जो आए अपने कहां आ जाए, रेंज में आ जाए। रेंज कौन सी है साहब, विजिबल रीजन की 400 से 700 के बीच में, या क्वेश्चन मेकर जो बोल, क्वेश्चन बोले साहब 300 से 800 लो, तो 300 से 800 ले लेंगे, हमारा कहना। तो क्वेश्चन मेकर जो रेंज बता दे वो रेंज, और नहीं बताए तो साहब 400 से 700 के बीच में लेते, ठीक है। वैसे एग्जैक्टली तो कहां तक है, 360 से 780 तक है ना, लेकिन वो चलता है साहब, वो 400 से क्या माना जाता है 700, ठीक है क्या। तो इसमें एक ही आंसर आया, कौन सा आंसर आया साहब 415, बाकी जो भी आंसर आ रहे हैं वो सारे सारे रेंज के कहां है बेटा, बाहर, है ना? तो थिकनेस को थोड़ा बढ़ाकर आप उसको रेंज के अंदर लेकर आ सकते हो, ठीक है। अच्छा मैं बात कर रहा था वेन्स, वो जो है ना कभी कभी जब कभी कोई चोट आ जाती है, देखा है, चोट आने के बाद ब्लैकिश नजर आता है, देखा है, हाँ। तो वहां पर वेन्स वगैरह वहां क्या होता है, उसका रीजन है साहब ब्लैक नजर आने, क्योंकि क्या होता है जब मान लो कहीं पर आपकी वेन्स वगैरह जो है जो कि थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंट है, अगर उनकी थिकनेस बहुत कम हो जाती है, तो होता क्या है साहब, जब थिकनेस बहुत कम हो गई ना आपके, टी टेंड टू क्या है 0 है, या टी इज वेरी वेरी लेस देन कंपेयर टू लैम्डा हो गया, मतलब टेंड टू 0 हो गया, तो जो आपका डेल्टा एक्स का फॉर्मूला था कितना था साहब जल्दी बताओ, वो आएगा 2μt cos r को 1 ले रहा हूं, क्योंकि cos r की जगह क्या ले रहा हूं 0, r की जगह क्या ले रहा हूं 0, माइनस क्या आता है λ/2, λ/2 क्यों साहब, क्योंकि ये पहला रिफ्लेक्शन हो रहा है टेंसर से और दूसरा किससे हो रहा है, रेल। तो इस केस में क्या हो जाता है, जब t टेंड टू 0 हो जाएगा ना बेटा, तो डेल्टा एक्स टेंड टू क्या हो जाता है -λ/2, तो सारे कलर के साथ क्या होता है डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि ये पार्ट डिफरेंस λ/2 ही आ गया, तो वेवलेंथ चाहे कुछ भी हो सारे कलर के लिए क्या होगा डिस्ट्रक्टिव, जब सारे कलर के लिए डिस्ट्रक्टिव होगा तो रिफ्लेक्टेड वेव जो होंगी उनके अंदर सारी कलर के साथ डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, तो क्या मिलेगा, कौन सा कलर मिलेगा, कोई कलर नहीं मिलेगा, और कोई कलर नहीं मिलेगा तो क्या नजर आएगा, ब्लैक नजर आएगा, डार्क नजर आएगा। क्लियर है बात क्या, तो ऐसा कभी कभी होता है साहब, है ना। और इसको अपन इस इंटरफेरेंस वाले कॉन्सेप्ट को अपन यूज कर सकते हैं एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग में भी, ऐसा मटेरियल बना सकते हैं जो ज्यादा से ज्यादा चीज को क्या, कम से कम लाइट को क्या करे, रिफ्लेक्ट करे, है ना, ताकि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है एक्चुअली उसके साथ क्या करा दो, डिस्ट्रक्टिव क्या करा दो, इंटरफेरेंस करा दोगे, तो क्या होगा, ज्यादातर लाइट के साथ रिफ्लेक्टेड लाइट के साथ हो गया, तो फिर आपका
एंटी रिफ्लेक्टिंग क्या हो गई, कोटिंग हो गई। क्लियर है बच्चे? तो उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और देखे ना अपन को, अभी एक क्लास और लगेगी साहब इसके अंदर, और क्वेश्चन करवाना है इसके अंदर। लेकिन आज मैंने इसका बेसिक क्या कर दिया है, कवर कर दिया कि कम से कम फॉर्मूला लिखना अपन को पता हो जाना चाहिए कि या तो 2 म्यू cos r आएगा या 2 म्यू cos r प्लस लैम्डा बाय 2 आएगा। ऐसा भी हो सकता है 2 म्यू cos r माइनस लैम्डा बाय 2 हो जाए। वो तो डिपेंड करता है किस रास्ते पर लैम्डा बाय 2 आया, किस रास्ते पर लैम्डा बाय 2 नहीं आया। दोनों रास्तों में लैम्डा बाय 2 आएगा तो फिर लैम्डा बाय 2 तो लैम्डा बाय 2 कट जाएगा। ठीक है ये बात क्या? बाकी अगर मैं बात करूं बेटा, शुरुआती 1-2 क्वेश्चनों में इसमें थोड़ा ट्रिकीनेस फील होती है, लेकिन 1-2-3 क्वेश्चन करने के बाद फिर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आने नहीं जाते, आराम